नमस्कार। जब वैक्सीन आने वाली हो, करोड़ों लोगों को लगने वाली हो, ऐसे में हेल्थ सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैक्सीन को लेकर जिस वीडियो सीरीज पर मैं काम कर रही हूँ, उसका एक बड़ा पहलू भी ये हेल्थ सिस्टम है। वैक्सीन आएगी तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? वैक्सीन लगवाने के लिए किस तरह का प्रोसेस डिजाइन किया जाएगा? भारत जैसा विशाल और जटिलताओं वाला देश, जहां कई शहरों की आबादी कई देशों से भी ज्यादा है, वहां वैक्सीन लगाने का काम किस टीम के भरोसे होगा? इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए आइए साइंस कॉल लगाते हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी को। आप पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। आपने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और रिनाउंड वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग जी के साथ मिलकर कोविड-19 पैंडेमिक पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है टिल वी विन, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। इन सब विषयों पर डॉक्टर लहरिया से डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी, देश में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है, तो क्या आप वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं? यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी नए पैथोजन के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाए। जी। 1 साल पहले यह वायरस आया था। 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया और आज हम 1 साल से कम समय में इस नए पैथोजन SARS-CoV-2 के खिलाफ वैक्सीन के साथ तैयार हैं और एक नहीं कई सारी वैक्सीन है। मैं उससे बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ वैक्सीन के लिए। और क्या हमारा जो भारत की बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने के लिए क्या हमारा सिस्टम तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम जानते हैं कि देश में 1978 से एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान या प्रोग्राम चल रहा है। यह प्रोग्राम हर साल 2 करोड़ 70 लाख बच्चों को और उतनी ही माताओं को टीकाकरण देता है और यह प्रोग्राम 40 सालों से अधिक समय से चला आ रहा है। जी। देश में हर साल 90 लाख के करीब सेशन किए जाते हैं और कई वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, तो इसका एक बहुत ही सुदृढ़ तंत्र बना हुआ है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। टीकाकरण ज्यादातर सरकारी तंत्र के माध्यम से होता है और लोग उसमें विश्वास रखते हैं और इसी तंत्र को अब कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यह उसमें भी सफल रहेगा। हालांकि जी। हमें याद रखना होगा कि इसमें एक मुख्य अंतर यह है कि अब तक हम टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए करते आए थे और गर्भवती महिलाओं के लिए करते आए थे। पहली बार इतने बड़े स्तर पर एडल्ट या वयस्क आयु वर्ग के लिए टीकाकरण होगा। जी, आपने कहा कि इतने बड़े स्तर पर होगा, तो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं आप? तो सबसे पहली जो चुनौती मैं मानता हूँ वो होगी कि लोगों को टीकाकरण के लिए पहचान कर उनको जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके माध्यम से आमंत्रित करना और उनका टीकाकरण करना। दूसरा जो मुख्य चुनौती आ सकती है वो है कि लोगों को टीकाकरण के बारे में सही जानकारी पहुंचे, कोई अफवाह नहीं फैले। तो उसके बारे में जो गुड वैक्सीनेशन के बारे में जो कम्युनिकेशन होता है, जो लोगों का टीकाकरण में विश्वास बढ़ाता है, उस पर ढंग से काम करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। जो तीसरी मुख्य चुनौती आ सकती है कि जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादातर टीके सुरक्षित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें कुछ रेयर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट जिनको आम भाषा में हम कहें। तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे जब किसी व्यक्ति को ऐसा कोई AEFI हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयारी की जानी चाहिए। और हो सकता है कि इसमें कहीं दूर दराज देश के इतने सारे टीकाकरण केंद्र होंगे, उनमें कोई चुनौती रह जाए तो उससे भी ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। जी, ऐसी ही एक चुनौती जो मुझे दिखी वो ये कि अभी जो ड्राई रन्स हो रहे थे उसमें हमने एक केस देखा, एक फोटो वायरल हुआ कि साइकिल पर वैक्सीन बॉक्सेस जो हैं, वैक्सीनेशन के जो बॉक्सेस हैं वो लेकर के जाया जा रहा है। तो ये तो ड्राई रन था, खाली थे वो बॉक्सेस, तो इधर-उधर थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई बात नहीं, टेम्परेचर और इन सब चीज़ों का इश्यू हुआ तो। लेकिन जब रियल ये ड्राइव शुरू होगी, उस समय इस तरह के इश्यूज़ आए तो? नहीं, बल्कि साइकिल और मोटरसाइकिल टीकाकरण प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। हुँ, हुँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य
मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जी। एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसको कहा जाता है ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी। ओके। 2005 से पहले देखा जाता था कि जो टीकाकरण करने के लिए जो एएनएम होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, उनको पहले टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन कैरियर कलेक्ट करना पड़ता था, और उस वैक्सीन कैरियर को कलेक्ट करने के बाद उनको टीकाकरण का जहां पर सत्र होता है वहां पर जाना होगा। तो इस प्रक्रिया में एएनएम को काफी समय लगता था। हो सकता है वो रहती एक जगह हो, वहां से दूसरी जगह उन्हें जाना होगा, और फिर वैक्सीन कैरियर कलेक्ट करने के बाद तीसरी जगह सत्र करने जाना होगा। तो इसमें सुबह 9 बजे की बजाय करीब 11 बजे तक जो वैक्सीनेटर होते थे वो पहुंच पाते थे। यह बड़ी समस्या थी और इसकी वजह से टीकाकरण प्रभावित होता था, क्योंकि अंत में जब सत्र खत्म होने के बाद उस एएनएम को वही प्रक्रिया फिर से फॉलो करनी होगी, तो उसमें अतिरिक्त समय लगता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई, और जो मुख्य रूप से बिहार राज्य से शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी। इसके तहत उसमें कहा गया कि अब जो वैक्सीनेटर है या एएनएम बहन जी हैं, उनको सीधे सत्र पर जाना है, तो जिससे वो वहां पर समय पर पहुंच सकें। और एक व्यक्ति को जो स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा नहीं था, जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर वैक्सीन कलेक्ट करे और वो डायरेक्टली वैक्सीन कैरियर को साइकिल या मोटरसाइकिल के माध्यम से उस सत्र स्थल पर पहुंचाए, ओके। जिससे टीकाकरण का कार्यक्रम समय पर संपूर्ण हो पाए। तो आज देश में यह ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी का सिस्टम, जिसको या तो साइकिल या मोटरसाइकिल से किया जाता है, ने टीकाकरण की प्रक्रिया को और टीकाकरण के कवरेज को सुदृढ़ कर दिया है, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया की। जहां तक टेम्परेचर की बात है, तो वैक्सीन कैरियर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको लेकर जाएगा, तो वो साइकिल मोटरसाइकिल उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें वैक्सीन का टेम्परेचर जो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है वैक्सीन कैरियर में, उसको करीब 8 घंटे तक नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे देश में जो हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेंगे, इसमें सरकारी अस्पतालों का अहम रोल रहेगा, और हम जानते हैं कि हमारे सरकारी अस्पताल हमेशा ही बहुत प्रेशर में रहते हैं। मरीजों का सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो इन्हीं अस्पतालों में होता है, और व्यवस्था के चरमराने का सबसे ज़्यादा खतरा भी इन्हीं अस्पतालों में होता है। तो आपको लगता है कि ये सरकारी अस्पताल जो है वो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का दबाव झेलकर अच्छे नंबरों से पास हो पाएँगे? वेल, सरकारी अस्पतालों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हुँ। लेकिन ये वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों के अलावा, जो अस्पताल हैं उनके अलावा, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और सब हेल्थ सेंटर पर भी किए जाएंगे। अच्छा। इस तरह से हम देखें तो जो सरकारी अस्पताल हैं वो करीब हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है, और इस तरह देश में करीब 1000 के आसपास जिला अस्पताल और सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं। हुँ, हुँ। इन अस्पतालों का इस्तेमाल मुख्य रूप से जो हेल्थ वर्कर्स हैं और एसेंशियल सर्विसेज वर्कर हैं, इनिशियल फेज में किया जाएगा। उसके बाद जब आम जनता के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, तो फिर वो बड़े स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको बोलते हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, उन पर किया जाएगा। और ये ऐसी जगह हैं जो जो करीब 29,000 पूरे देश में हैं। उसके अलावा सब सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इसके और एक ऐसे केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेशन हमेशा से ही होता आया है। तो कह सकते हैं कि उनको बरसों का अनुभव है, जो वैक्सीनेटर है वहां पर काम करते आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इस कोविड-19 वैक्सीनेशन में अलग तरह के चैलेंज होंगे, क्योंकि हम ये वैक्सीनेशन मास स्केल पर करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस मास्क का पालन करना है, व्यक्ति को 30 मिनट इंतजार भी करवाना है, एक दिन में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होंगे, तो कुछ अलग अलग तरह के चैलेंज होंगे। लेकिन उन चैलेंज को निपटने के लिए एक अलग वर्कफोर्स और जो प्लानिंग की जा रही है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है कि किस तरह का प्रोसेस डिज़ाइन किया जा रहा है वैक्सीन लगाने को लेकर के। सो वैक्सीन लगाने का प्रोसेस है वो इवॉल्विंग है, हुँ। लेकिन कुछ मोटे-मोटे सिद्धांत बना दिए गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद नॉन हेल्थ के अलावा एसेंशियल सर्विसेज वर्कर, आर्म फोर्सेज को वैक्सीनेशन किया जाएगा, और उसके थर्ड ग्रुप में आते हैं जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, और साथ में कोमॉर्बिडिटी, जिन व्यक्तियों को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन है, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस तरह से
कुल मिला के करीब 30 करोड़ आबादी को अगले 6 से 8 महीने में वैक्सीनेशन का टारगेट किया गया है। जी। ये आबादी पूरे देश में है और अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों में है। उनके पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक ड्राई रन हुआ था जो 4 राज्यों में हुआ था। उसके बाद हर राज्य की राजधानी और कुछ अन्य जिलों में 2 जनवरी को एक ड्राई रन किया गया और जिसमें देखा गया कि क्या चैलेंजेज आ रहे हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के ड्राई रन या रेकी या जो प्रैक्टिस की जाएंगी उससे कुछ मुद्दे पहचाने जाएंगे और उनसे सॉल्यूशन निकलेगा और जब वास्तव में टीकाकरण शुरू होगा तो इन लर्निंग को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जी, एक सवाल जो इस वक्त आम आदमी के मन में होगा, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं घर पे, ऑफ कोर्स 50 प्लस हैं, तो मुझे कैसे अप्रोच किया जाएगा या उनकी पहचान कैसे की जा रही है इस वक्त? देखिए, सरकार ने कुछ प्रावधान पहले से ही कर रखे हैं। चूंकि यह वयस्क आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सरकार के पास है, वो है इलेक्टोरल रोल या जो चुनाव के लिए डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। तो जो भी वयस्क व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता है उसका चुनाव इलेक्टोरल रोल में नाम लिखा हुआ होता है। उसके अलावा कुछ राज्यों ने इस दौरान अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जब उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए तो हाउस होल्ड सर्वे किए थे। उस सर्वे में ज़्यादातर समय यह जानकारी भी उपलब्ध की गई थी, कलेक्ट की गई थी कि क्या कौन व्यक्ति रहते हैं, उनको क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो इस तरह से एक डेटा सेट तैयार किया गया है। अब वो मास्टर डेटा सेट है, उसके बेसिस पर लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और हो सकता है कुछ राज्य इस तरह की प्रक्रिया का पालन करेंगे कि उनको सिस्टम में पहले ही डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा लोगों को यह भी मौका दिया जा रहा है कि वो जिस राज्य या जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर अपने कुछ एग्रीड आईडी हैं उनके माध्यम से जब समय आएगा तो वो एक जो सरकार ने ऐप बनाया है कोविन, उसमें अपलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर करते हैं और एलिजिबल हैं तो उनको एक नियत तारीख दे दी जाएगी और उस तारीख जो SMS के माध्यम से उनको भेजी जाएगी और उस तारीख पर जाकर वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। साथ में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीनेशन के लिए कोई भी वॉक इन नहीं कर सकता, अर्थात तो वो उस केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन नहीं कर सकता। उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसे डेट दी जाएगी और निश्चित डेट पर ही उसको जाना है। जी, इस सारे महामारी का जो ये सारी स्थिति है, भागदौड़ है, इतना सारा तनाव है हमारे बीच में, इस सब के बीच में आपने एक किताब भी लिखी है। उस किताब में भी आपने ये जो वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें हैं इसका जिक्र किया है और क्या उसमें ये उम्मीद जताई गई है कि वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा? इस किताब में वैक्सीन्स के ऊपर करीब 40 पेज को डिवोट किया गया है। उसकी मुख्य वजह ये है कि हम जब किताब लिखी जा रही थी समझ गए थे कि अब इस पेंडेमिक से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है एक सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन। तो वैक्सीन्स के बारे में लोगों के मन में कई सवाल भी होते हैं, तो हमने इस किताब में वैक्सीन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। क्लिनिकल ट्रायल कैसे होते हैं, उनके क्या फेजेज होते हैं, किस किस तरह की वैक्सीन्स होती हैं। और चूंकि वैक्सीन जब किताब छप के आने वाली थी उस समय आने वाली थी तो हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस पेंडेमिक में और इस SARS-CoV-2 के खिलाफ इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन चुकी। तो जो कुछ भी पाठक जानना चाहते हैं, मुझे आशा है कि काफी कुछ उस किताब में मिल जाएगा और वैक्सीन के बारे में, थेरेपीज के बारे में और अन्य क्षेत्रों के बारे में। एक बात और है कि इस किताब में जैसे आप थे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है एक ऑथर और रेनाउंड वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग है इसमें। आप तीनों ने मिलकर के लिखा है। मुझे लगता है जब ये सारा पैंडेमिक का सिचुएशन शुरू हुआ होगा तो आप तीनों पर तो बहुत सारी और जिम्मेदारियां होंगी। तो उस सब के बीच में इस किताब के लिए समय निकालना, ये किताब लिखने से ज्यादा मैनेजमेंट का सारा रोल प्ले हो गया होगा उस समय। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? यह अपने आप में एक सीख है और इसको निश्चित रूप से हम भविष्य में भी यूज करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब किताब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी और जब पब्लिशर ने हमें सजेस्ट किया कि इस विषय पर किताब लिखें, तो हमें नहीं लगा था कि हमारे पास इतना समय है और न ही हमने उसका महत्व समझा। हमारी पहली प्राथमिकता पेंडेमिक से रिस्पॉन्ड करने की थी। लेकिन फिर 3-4 महीने जब पेंडेमिक के हो गए
तो हमने रियलाइज किया कि अब ये पेंडेमिक कुछ समय रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पेंडेमिक के बारे में बात करें और वो लोगों को जो जानकारी वो अलग-अलग सोर्स से ढूंढ रहे हैं, उसको लोगों को दें। तो इस संदर्भ में जब हम 3 लोग डॉक्टर कांग एंड डॉक्टर गुलेरिया को मैं पहले से जानता था, मैंने उनके साथ चर्चा की। हम लोगों के सबके मन में शंकाएँ थी कि क्या हम कर पाएँगे इतने बिज़ी शेड्यूल के बाद? जी। लेकिन फिर बात यह थी कि हमने अपने बीच में डिफरेंट टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। हम इस स्तर पर भी गए कि जितने भी सैटरडे, संडे काफ़ी बार लेट नाइट बैठकर उन चैप्टर्स को लिखना होता था। टाइम को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ-कुछ बार बड़े चैलेंजिंग रहा, कुछ डिले हुए जिनको किसी तरह से कंपेंसेट किया गया। अभी सब कुछ टेस्टिंग स्टेज जैसा ही लग रहा है, क्योंकि वक़्त के साथ चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, हम सभी के लिए नया अनुभव है। तो ये चीज़ें आपकी किताब से बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच धन्य डॉक्टर लहरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे आखिरी सवाल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब आप वैक्सीन तो लगवाएँगे, लेकिन कौन-सा वैक्सीन लगवाने वाले हैं आप? मेरा मानना है कि वैक्सीन्स का जो क्राइटेरिया होते हैं, उसमें सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और एफिकेसी तीनों क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम सामान्य जीवन में बात करें, तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी के बारे में भी पता हो, इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में भी पता हो और वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, यह भी ज़रूरी हो। लेकिन जब पैंडेमिक के समय में, जब हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से कुछ भी प्रोटेक्शन जो हमें प्रोवाइड करे, हम उसको इस्तेमाल करें, तो ऐसे में हम एफिकेसी का डेटा का इंतज़ार किए बिना भी वैक्सीनेशन के लिए तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि जो भी वैक्सीन जिसका एफिकेसी डेटा है और रेगुलेटरी बॉडी ने ऑथराइज़ किया हुआ है, मैं निश्चित रूप से उसको लगवाऊँगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ पैंडेमिक के समय में ऐसी स्थिति है। जब अगर पैंडेमिक नहीं होता, तो मैं कोई भी वैक्सीन जिसका एफिकेसी डेटा नहीं है, उसको नहीं लगवाऊँगा। लेकिन चूँकि हम पैंडेमिक में हैं, जब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आई कैन वॉलंटियर और आई विल बी अवेलेबल, आई एम विलिंग टू गेट द वैक्सीनेशन। सो दोनों वैक्सीन्स में से कोई भी वैक्सीन जो मुझे मिल जाएगी। जी, हमारे दर्शकों को भी तैयार रहना चाहिए, जो वैक्सीन सबसे पहले उन्हें मिले, वो लगवाना चाहिए हर हाल में उन्हें, ताकि वो भी सुरक्षित हो सकें और अपने आस-पास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर लहरिया फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।